गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन कल जहाँ पर अपना लेक्चर ख़त्म हुआ था वहाँ से। ठीक है, आई होप आपने आज का होमवर्क सब कर लिया होगा, जितना भी आपको बोला था करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था तो आप लोगों ने आई होप ये भी सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था, ln(x) हो गया था ग्राफ पे से। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हो गया था। नाउ यहाँ पर फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस में ये अगला है मॉडुलस से रिलेटेड। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, मॉड ऑफ x-3 का ग्राफ आप लोगों को आता है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मॉड ऑफ x-3 का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है ना, मॉड ऑफ x-3 का जो ग्राफ होगा 3 से ऐसा निकलेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको, 3 से ऐसा निकलेगा। फिर इसके सामने आपने क्या लगाया, माइनस, तो माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू पॉजिटिव आनी थी वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है ना, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब 3 से इधर ऐसा राइट, 3 से, और उसमें फिर आप 1 ऐड कर रहे हो, 1 ऐड करोगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर इसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 1 से ग्राफ ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा। तो 0, ये पॉइंट 0 पे था, वाई कोऑर्डिनेट जिसका 0 था वो कहाँ पर आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। और आप देख सकते हो जो भी आपका ग्राफ बनेगा तो उस पे के पॉइंट्स के अगर वाई कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन देखोगे तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। 1 के नीचे ही वाई कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। तो जो आपका रेंज हो गया दैट इज़ -∞ से 1 हो गया, राइट, -∞ से 1। नाउ ये मिटा देता हूँ मैं, आप ये ग्राफ रहेगा बस। तो आपका आंसर क्लियर है कि y बिलोंग्स टू -∞ से 1 तक। ठीक है, नेक्स्ट एक और तरीका बता रहा हूँ मैं आपको रेंज निकालने का। ठीक है, एक और तरीका बता रहा हूँ, अगर मान लो आपको ग्राफ नहीं आता। ठीक है, चलिए ये ग्राफ का मेथड मैंने हटा दिया यहाँ से, ग्राफ मान लो आपको नहीं आता, तो रेंज मतलब आपको पता है कि y का मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक का आपको कलेक्शन बताना होता है। तो आप अगर किसी फंक्शन में y मिनिमम और y मैक्सिमम सोच पाए तो अच्छी बात है। तो देखो ध्यान से, y मिनिमम क्या होगा, 1 में से आप जब ज़्यादा से ज़्यादा घटाओगे तो y मिनिमम आपको मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, x का कोई भी वैल्यू रहने दो, मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है ना, मतलब y मिनिमम जो होगा वो 1 - इन्फिनिटी जब रहेगा, x का वैल्यू आप बहुत बड़ा रखोगे तो ये इसका आउटपुट कैसा आएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो 1 - इन्फिनिटी जो होगा दैट विल गो फॉर -इन्फिनिटी। तो y मिनिमम जो होगा -इन्फिनिटी पे कहीं होगा। ठीक है ना, जो अपन अभी नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ कि y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है। तो y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या बोलोगे भाई कि 1 ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो मैक्सिमम अगर y का वैल्यू चाहिए तो कम से कम घटाओ, कम से कम घटाओ, राइट। कम से कम मुझे बताओ मॉड्यूलस का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जब x का वैल्यू 3 रखोगे तो कम से कम इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, नेगेटिव तो जाता नहीं है मॉड्यूलस। ठीक है ना, तो 1 - 0 विल बी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 1। तो रेंज क्या हो गया आपकी, मिनिमम से मैक्सिमम। ठीक है ना, मिनिमम से मैक्सिमम। तो आप अगर मिनिमम वैल्यू y की सोच सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू सोच सकते हो, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। नेक्स्ट अब इसमें देखो x रिस्ट्रिक्टेड है 1 से 3 में, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ चुका है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आया तो आपको डिफाइन करना, अगर ग्राफ बनाना है तो डिफाइन करना ज़रूरी है फंक्शन को। ठीक है ना, चलो देखो कैसे डिफाइन करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, x तो भाई चलता रहेगा, लेकिन ये बॉक्स ऑफ x के बारे में क्या कहना है आपका। तो केसेस बनाने पड़ेंगे 1 से 3 में। अगर आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 से 2 में पहले x को तोड़ो, तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। x अगर 1 से 2 तो उसका बॉक्स 1 होगा। तो आपका जो फंक्शन है वो बन जाएगा x⁻1। ठीक है, x अगर आप बोलोगे भाई 2 से 3 में है तो आप बोलोगे बॉक्स का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। तो फंक्शन विल बिकम x², फंक्शन विल बिकम x², राइट। और x का वैल्यू फाइनली अगर 3 रखोगे, x = 3 पे निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 3 एक ही पॉइंट है तो मैं x का वैल्यू 3 पुट ही कर देता हूँ, 3³ आ जाएगा, राइट, 27 आ जाएगा। तो आपको क्लियर है कि y के
अलग अलग रिलेशंस x के साथ अलग अलग इंटरवल्स में, ठीक है। नाउ इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो देखो ध्यान से 1 से 2 में y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। तो अब मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, मान लो ये आपका y एक्सिस हो गया, मान लो ये आपका x एक्सिस हो गया। आपको कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनाना है, 1 से लेके 3 तक, 1 2 3 है ऐसे मान लो, ठीक है। 1 से 2 में आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स चल रहा है, तो 1 से 2 में अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का, स्ट्रेट लाइन आपको मालूम है कि ऐसे 45 डिग्री वाली होगी, तो 1 से 2 तक ही चाहिए, तो 1 से 2 तक की ही आपको ध्यान में रखनी है, 1 से 2 तक की स्ट्रेट लाइन ही आपने काम की है, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा पोर्शन है मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, 1 से 2 तक की स्ट्रेट लाइन रखता हूँ। नाउ सिंस दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, नाउ x इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा, x इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। नाउ मुझे एक बात बताना, यहाँ डार्क सर्कल होगा क्योंकि x का वैल्यू, देखो ये जो पहला डेफिनेशन है y इज इक्वल टू एक्स, इसमें x का वैल्यू 1 चलता है और 2 नहीं चलता है, तो 2 नहीं चलता तो 2 पे आउटपुट भी अपन एक्सक्लूड करेंगे उसको, ठीक है ना। 1 चलता है तो वहाँ डार्क सर्कल आएगा। अब 2 से 3 में क्या है, एक्स स्क्वायर को फॉलो करता है। आपको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है 2x स्क्वायर का, ठीक है ना। तो अपने को 2 से 3 में चाहिए, तो 2 से 3 का जो हिस्सा होगा कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा कर्व होगा एक पैराबोला का, ठीक है ना। अच्छा 2 पे कितना वैल्यू आता है एक्स स्क्वायर का, 4, ठीक है ना। तो 2 पे वैल्यू इसका आएगा 4, तो मतलब 2 पे जो पॉइंट होगा वो उसका y कोऑर्डिनेट होगा 4, ठीक है ना। मैं y एक्सिस को आगे ऊपर एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ कहीं मान लो 4 होगा, ठीक है। चलो नाउ फिर 3 पे क्या होगा, 9 होगा, 3 पे वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। एक्स स्क्वायर की अगर अपन बात करेंगे तो ये जब 3 इसमें पुट करोगे तो वैल्यू 9 आएगा, राइट। तो 3 पे आपका जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 9 होना चाहिए, तो यहाँ कहीं होगा मान लो 9, ठीक है। और ऐसे कुछ पैराबोला शेप उसका बन रहा होगा 2 से 3 में का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही हिस्सा होगा वो, ठीक है ना। तो उसकी डेफिनेशन जो होगी वो होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। नाउ 2 पे क्या आएगा, डार्क सर्कल, 3 पे क्या आएगा, हॉलो आएगा, क्योंकि 3 पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो 27 है, अलग से अपन ने निकाला है। तो 3 पे जो होगा एक पॉइंट होगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 27 होगा वहाँ पे, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट। नाउ अब अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ आपके सामने क्लियर है। तो अब आप बोलोगे कि भाई अगर मुझे रेंज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रेंज अगर चाहिए तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। रेंज मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। तो क्या 1 से 2 के बीच के सारे कलेक्शन मिल गया मुझे, 1 मिल रहा है, देखो 1 से 2 तक का सब मिल रहा है, 2 नहीं मिलेगा, 2 पे हॉलो था, ठीक है। फिर 4 से 9 के बीच का सब मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, लेकिन 9 मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा, तो 9 पे हॉलो आएगा। अच्छा 27 भी मिल रहा है। तो y एक्सिस का ब्लू शेडेड रीजन जो है आपको बता रहा है कि कौन कौन से y कोऑर्डिनेट्स आपको ग्राफ पे मिलेंगे। तो जब आप रेंज बताओगे तो ऐसे बताओगे, y बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 4 से 9 यूनियन कर्ली ब्रैकेट में 27, सिंगलटन सेट आपको जोड़ना पड़ेगा। आई होप आपको रेंज क्लियर है, ग्राफ बनाना आना चाहिए, बॉक्स आ गया, फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए अलग अलग इंटरवल्स में, ठीक है। और ग्राफिकल अप्रोच अपन ने यहाँ पर यूज़ किया रेंज बताने के लिए, y के पॉसिबल वैल्यूज़ का कलेक्शन, ठीक है। चलो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, ई रेज टू बॉक्स ऑफ एक्स है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना, देखो e की पावर में आपने क्वाड्रेटिक किया तो पहले क्या कहता, क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली थी, तो e की पावर में क्या क्या जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब अपन x के वैल्यूज़ इसमें पुट करने वाले हैं, x के वैल्यूज़ जब अपन इसमें पुट करेंगे तो बॉक्स ऑफ x क्या क्या आउटपुट देगा भाई, बॉक्स ऑफ x सारे इंटीग्रल वैल्यू देगा, है ना, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी से फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 बॉक्स ये सारे आउटपुट देगा, और वो कहाँ जाएंगे, e की पावर में जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन अगर इसका रेंज लिखना चाहे तो अपन क्या बोलेंगे भाई, y का जो वैल्यू होगा, y बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में डॉट डॉट डॉट, ऐसे डिस्क्रीट एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट। e रेस टू -3 मिलेगा, जब x कहाँ से कहाँ होगा भाई, बॉक्स का वैल्यू -3 कब होगा, जब x -3 से -2 में होगा, राइट, है ना।
फिर ई का पावर में -2 भी आएगा जब एक्स का वैल्यू -2 से -1 में होगा, e⁻1 भी आएगा, e⁻0 मतलब 1 भी आएगा, e⁻1 आएगा जब एक्स का वैल्यू 1 से 2 होगा तो बॉक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ई की पावर में 1 ऐसे वाई का आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है, e²। तो ऐसे सारे ई के पावर्स, इंटीग्रल पावर्स आपको मिलेंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू e⁻ लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि y जो है ऐसे आपको मिलता रहेगा, e⁻ लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा एक कलेक्शन आप बना सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो आई होप आपको रेंज क्लियर है इस फंक्शन का, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर था, इंटीग्रल आउटपुट देता है ई की पावर में, तो y की क्या क्या वैल्यू आएंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स के क्या क्या वैल्यू आएंगे आपको क्लियर है। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ln के सामने रख दिया, भाई यही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ई की पावर में भी रख सकते थे, तो मैं मिक्स फंक्शंस तो बना रहा हूँ लेकिन अलग अलग वैरायटी में, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ln के सामने जो लिखा है x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, इसका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में आएगा। मतलब ln के सामने फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच की वैल्यू रख के चले जाएगा, और अब वो ln उस पर कुछ आउटपुट आपको देगा, उसको आपको कलेक्ट करना है। मुझे एक बात बताना, ln का ग्राफ आपको याद है, ऐसा होता है राइट, और ये कितना होता है, 1 होता है, ये 0 होता है राइट। तो जब ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ln x का, तो x जब अपना 0 से 1 में होता है तो y का वैल्यू आपको क्या मिलता है, ये ग्राफ बनता है ना 0 से 1 में, ये ग्राफ बनता है राइट। तो y जो मिलता है आपको, वो मिलता है पूरा नेगेटिव में मिलता है, -∞ से 0 तक का आपको आउटपुट मिलता है राइट। नाउ मुझे एक बात बताओ, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी क्या करने वाला है, 0 से 1 तक के वैल्यूज ln के सामने रख के जाएगा, तो 1 नहीं रखेगा, है ना। अच्छा, 0 भी नहीं रखेगा क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा, तो 0 से 1 के बीच के जब वैल्यूज रखेगा तो मुझे बताओ ln क्या क्या आउटपुट देगा। भाई जब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0.2 हो जाएगा तो 0.2 पे इधर कोई आउटपुट होगा कुछ, मान लो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जब 0 से 1 में जाएगा तो जब आपको रेंज लिखनी होगी, एक सेकेंड, जब आपको रेंज लिखनी होगी तो आप क्या बोलोगे, भाई ये 0 ये 1, ln के सामने अगर 0 से 1 के बीच का कोई भी इनपुट जाएगा तो आउटपुट जो है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ये इधर मिलेगा आपको, y कोऑर्डिनेट्स का जो कलेक्शन होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये आएगा, इस पॉइंट का ये आएगा, तो आप बोलोगे जो y का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी -∞ से 0 तक। अच्छा, 0 पे ओपन क्यों लगाया, क्योंकि x का वैल्यू, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता, और 1 पे ln क्या करेगा, 0 आउटपुट देगा, 1 पे आउटपुट क्या देगा, ln 0 देगा राइट। लेकिन क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी 1 नहीं हो सकता तो ln कभी आउटपुट आपको 0 नहीं दे सकता राइट, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। आई होप आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका रेंज का, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है, रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का रेंज आपको पता है कहाँ से कहाँ होता है, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1, तो इसको बाहर से अगर 2 मल्टीप्लाई करते तो रेंज क्या हो जाएगा भाई, -2 से 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसका रेंज आपको क्लियर है, -2 से 2 में इसका आउटपुट आएगा। 3 cos² x, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, cos² x का रेंज होगा 0 से 1 तक। भाई cos x जो है -1 से 1, जब स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आएगा राइट, 0 से 1 में होगा। जब 3 मल्टीप्लाई करोगे बाहर से तो रेंज भी मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 × 0 0, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, तो रेंज विल बिकम 0 से लेके 3 तक, ठीक है। तो y का जो रेंज है वो 0 से 3 आ जाएगा। आई होप ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 4 tan² x + 3, ठीक है। tan² x का मुझे पहले रेंज बताओ, ये आप बोलोगे 0 से 1 होता है, सॉरी 0 से इन्फिनिटी, समझ में आया, आप बोलोगे भाई 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसका रेंज जो है 0 से इन्फिनिटी है और बाहर से 4 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा ये, ठीक है। उसमें आप 3 ऐड कर रहे हो बाहर से, तो क्या हो जाएगा, रेंज विल बिकम, जब 0 में 3 ऐड होगा तो 3 से इन्फिनिटी में 3 ऐड करो, इन्फिनिटी रहेगा, तो 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, 3 से इन्फिनिटी। तो अच्छा, इसमें आप ऐसे भी सोच सकते थे भाई मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो 3 में कुछ ऐड हो रहा है तो जब कम से कम ऐड करोगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, कम से कम tan² x 0 हो सकता है, तो y मिनिमम आपका कितना हो गया, 3 हो गया।
भाई मैक्सिमम वैल्यू y का अगर आप देखोगे तो tan x इन्फिनिटी तक जाता है तो उसका स्क्वायर इन्फिनिटी तक, तो y मैक्सिमम इन्फिनिटी को जाएगा, तो यहाँ से भी 3 से इन्फिनिटी बोल सकते हो। ठीक है, चलो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ cos स्क्वायर x माइनस कॉस एक्स प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको cos x की, ठीक है ना। तो स्टार्ट कैसे करना, क्वाड्रेटिक अगर बन रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या किसी भी और में, तो देखो स्टार्ट कैसे करना। सबसे पहला स्टेप, लेट cos x इज इक्वल टू टी, लेट cos x इज इक्वल टू टी, एंड t को अपन क्या बोल देंगे भाई, cos x बोला है मतलब -1 से 1 में रेस्ट्रिक्टेड होगा। नाउ आपका जो फंक्शन है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3, वेयर t बिलोंग्स टू -1 से 1। अब आपको क्वाड्रेटिक में रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज निकालना मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले ये वाले ट्रिक बताई थी, मतलब ये पहले पॉइंट्स रख देने का और y की वैल्यू निकालने का। ठीक है, मुझे बताओ y का वैल्यू व्हेन t इज इक्वल टू -1 कितना आएगा, t का वैल्यू इसमें -1 रखो, कितना आएगा 1 + 3 4, 4 -1 हो जाएगा +1, तो 5 आ जाएगा। तो y का वैल्यू आपको मिलेगा वहाँ पर 5। ठीक है, नेक्स्ट y का वैल्यू एट t इज इक्वल टू -1 हो गया, अब 1, t इज इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट रख के निकाल लेंगे y का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 4, 4 - 1 3, ये 3 आया। फिर आपको मैंने बोला था अगर -b/2a की वैल्यू इस इंटरवल में अगर आती है तो यहाँ पर भी आपको y निकालना होता है। तो -b/2a की अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो इस केस में जो आपका -b/2a आने वाला है, मैं इधर साइड में निकाल देता हूँ, -b/2a क्या आने वाला है, -b/2a इज इक्वल टू माइनस b कितना इसमें -1 है, 2a मतलब 2, तो ये आपका हो गया हाफ। अब मुझे बताओ -1 से 1 के बीच में हाफ आता है, -1 से 1 के बीच में हाफ आता है, मतलब आपको y एट t इज इक्वल टू हाफ भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हाफ पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 3, t के जगह पे क्या इसमें पुट करोगे, हाफ पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ, वो कुछ ऐसा हो जाएगा 3 - 1/4 हो जाएगा, राइट। तो 11/4 आ जाएगा। अब आपको मैंने रेंज लिखने का तरीका बताया था कि भाई ये जब तीनों वैल्यूज़ आते हैं तो रेंज कैसे लिखना होता है कि जो तीनों में से मिनिमम है वो लिख दो। अब मुझे बताओ 11/4, 3 और 5 तीनों में मिनिमम कौन है, 11/4 है, राइट। 11/4 आपका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम कौन है, 5 है। तो मिनिमम से मैक्सिमम ऐसे आप रेंज लिख दो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। आई होप ये क्लियर है। दूसरा अप्रोच ग्राफिकल मेथड है, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओ और -1 से 1 के बीच का ही ग्राफ रखो और उसके y कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन उठा लो। आई होप ये भी आंसर आप लोगों का मतलब इस तरीके से भी आप लोग निकाल लोगे इसको। ठीक है, नाउ f(x) इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos रेज टू 4x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तो सबसे बेस्ट अप्रोच है कि y इज इक्वल टू, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, वहाँ cos रेज टू 4 है, मैं क्या करता हूँ साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक का मुझे थॉट आ रहा है, तो cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या बोल दूंगा, लेट cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, वेयर t बिलोंग्स टू। अब क्या करोगे, रेस्ट्रिक्ट कैसे कर दोगे t को 0 से 1 में, क्योंकि भाई cos स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स को अगर आप t बोलते हो तो आपको t बोलना पड़ेगा 0 से 1 में है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर है। अब ये क्वेश्चन जो है वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लेना। ये कितना हो जाएगा, cos रेज टू 4, cos स्क्वायर को t बोला तो t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर एक्स कितना है, t हो जाएगा, प्लस 1। तो ये आपका क्वाड्रेटिक है और t बिलोंग्स टू आपको बोला है 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अब अगेन आप यही पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया अब भी वही करोगे, y एट t इज इक्वल टू 0 निकाल लो, है ना। इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वैल्यूज अपन निकालते तो t इज इक्वल टू जब 0 लगाएंगे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। y एट t इज इक्वल टू अगर 1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, -b/2 इसका अलग से साइड में कैलकुलेट कर देते, देखते वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। -b/2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस b इज़ -1, अगेन 2a मतलब 2 हो जाएगा, तो 1/2 आ रहा है, मतलब t इज इक्वल टू 1/2 पे भी वैल्यू निकालने की ज़रूरत है क्योंकि बीच में आ रहा है 1/2। 1/2 पे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, तो 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, दैट विल बी 3/4। तो ये 3/4, ये 1 और ये 1, तीनों में मिनिमम कितना है 3/4, मैक्सिमम कितना है 1, तो रेंज इज़ नथिंग बट 3/4 से 1। ठीक है, ओपन क्लोज का टेंशन नहीं, क्योंकि 0 और 1 दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है ना, टी जो रेस्ट्रिक्ट किया है 0 से 1 में दोनों जगह पे क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, बस कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक का था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं 3 sin x प्लस 4 cos x। तो देखो ध्यान से, इसका एक जनरल मेथड है कि भाई अगर आपके पास, अब ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू, चलो फिलहाल मैं समझा देता हूँ नंबर्स के टर्म्स में, 3 sin x प्लस 4 cos x है। ठीक है ना, तो अगर आपके पास इस टाइप का जनरल फॉर्मेट अगर है, मान लो a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, तो अब देखो ध्यान से, आप लोगों को क्या करना होता है, या चलो मैं पहले जनरल बता देता हूँ। y इज इक्वल टू मान लो a sin x प्लस b cos x है मान लो, तो आप लोग क्या करना, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो a के नीचे मान लो आपने रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे लिख दिया इंटू साइन x, प्लस b के नीचे लिख दिया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। आई होप ये आपको क्लियर है कि भाई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, y का जो एक्सप्रेशन है कुछ भी चेंज अपन ने नहीं किया है। ठीक है ना, तो अगर आप अभी ध्यान से देखोगे इसको, तो मुझे एक बात बताना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का एडिशन कितना है 1 है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मान लीजिए बोल देता हूँ कि सम कॉस थीटा है ना, कुछ कॉस थीटा है, तो क्या इसको साइन थीटा बोल सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो मैं ऐसे कॉस थीटा और साइन थीटा अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है ना, नाउ अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से क्या बन रहा है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने बन गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ये जो दिख रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी हो गया, x प्लस थीटा हो गया। भाई थीटा निकाल लोगे आप, ठीक है ना, जो भी a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वो कॉस थीटा आप उसको बोल रहे हो, वहाँ से आपके पास थीटा कुछ एक नंबर आ जाएगा, एक फिक्स एंगल रहेगा। राइट नाउ मुझे एक बात बताना, ये एंगल x के हिसाब से वेरी होता रहेगा, तो साइन ऑफ समथिंग इसकी रेंज क्या होगी आपकी, -1 से 1 हो गई, और बाहर से अगर ये उसको मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या बोलोगे भाई, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू, जब ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके कॉमा, जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट, तो फॉर्मूला बहुत क्लियर है आपको कि अगर a sin x प्लस b cos x ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन है तो इसका रेंज क्या हो गया, माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो 3 sin x प्लस 4 cos x अगर है तो इसका रेंज अगर आप बताना है तो आप ओरली बता सकते हो, माइनस रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके कॉमा माइनस प्लस रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच विल बिकम -5 से 5, तो y का रेंज आपके पास आ गया -5 से 5। ठीक है ना, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 7 sin x माइनस 24 cos x, a sin x प्लस b cos x का हिस्सा है, तो अगेन रेंज बहुत क्लियर है, y बिलोंग्स टू माइनस रूट ओवर a स्क्वायर मतलब 49, b स्क्वायर मतलब हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, कॉमा, अच्छा आप बोलोगे यहाँ प्लस होता तो आपने बताया माइनस है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना, अगर यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस था तो आप उसको ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, देखो ध्यान से, यहाँ अगर माइनस था तो आप क्या बोलोगे भाई कि यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ और यहाँ माइनस लगा देता हूँ, तो आपका b जो है वो -24 हो जाएगा, -24 का स्क्वायर 576 ही होगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहा भी
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि -24 का जो स्क्वायर है वो अल्टीमेटली 576 ही होगा, और कॉमा रूट में 49 + 576, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा √625, मतलब -25 से लेके 25 तक, ठीक है ना। आई होप ये रेंज भी आपको क्लियर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। नाउ ये देखो 3 mod sin x - 4 mod cos x, अब ये जो है ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब यहाँ मॉड लगा दिया, ठीक है। तो मॉड लगा दिया तो अब देखो ध्यान से कैसे करना है। एक तो 4 केसेस बनाओ कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर फंक्शन डिफाइन करो, फिर ग्राफ चेक करो, रेंज ढूंढते बैठो, ठीक है। उससे अच्छा यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, मैंने आपको एक और तरीका बताया रेंज ढूंढने का। अगर आप y का मिनिमम वैल्यू सोच सकते हो और y का अगर मैक्सिमम वैल्यू सोच सकते हो, और आपको पता है कि भाई फंक्शन जो है कहीं पे टूटने वाला नहीं, कंटिन्यूस है, ठीक है। अभी तो मान लो चलो मैं बोल रहा हूँ तो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस ही रहने वाला है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आएंगे अपन LCD में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, y का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालना आता है, बस काम हो गया आपका, मिनिमम से मैक्सिमम आपका रेंज हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको समझ में आ गया कि भाई 4 क्वाड्रेंट के केस बनाओ, फिर उसके ग्राफ देखो, ग्राफ बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो देखो y मिनिमम और मैक्सिमम पे आप कमेंट इसमें कर सकते हो क्या, तो ध्यान से समझना भाई। मॉड साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो 3 से मल्टीप्लाई होके भी ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। मॉड कॉस एक्स भी पॉजिटिव है, तो 4 से मल्टीप्लाई होके ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत क्लियर है कि एक पॉजिटिव नंबर में से एक पॉजिटिव नंबर आप घटाने जा रहे हो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मिनिमम मैक्सिमम की अगर अपने को बात करना है तो मुझे एक बात बताओ, y का वैल्यू मिनिमम कब होगा। मिनिमम तब होगा जब इसका वैल्यू क्या है, 3 mod sin x का कम से कम अगर है मान लो इसका वैल्यू, और आप उसमें से क्या कर रहे हो, इसका वैल्यू जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घटा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा घटा रहे हो, तो y आपको कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट y मैक्सिमम कब मिलेगा, जब 3 mod sin x का वैल्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा रख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, और उसमें से आप कम से कम घटा रहे हो, कम से कम घटाओगे तो y का वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा में से कम घटाओ, ठीक है ना। ध्यान से समझना y मिनिमम, अब देखो इसको अगर कम से कम कुछ वैल्यू अज्यूम करना है तो क्या है भाई, मॉड साइन एक्स है, मतलब पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, तो कम से कम वो ज़ीरो होगा, इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब लकीली क्या हो रहा है कि जब मॉड 3 sin x अपनी मिनिमम वैल्यू अज्यूम कर रहा है, ये उस वक्त अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, क्योंकि आपको पता है कि भाई sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होने वाला है, 1। अगर sin x 0 हो गया तो cos x का वैल्यू या तो 1 या -1 होगा, लेकिन उसके मॉड की अगर बात करोगे तो 1 पे होगा, ठीक है। और मॉड cos x का वैल्यू 1 के आगे जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको क्लियर है कि ये वैल्यू जो है 4 के आगे जा नहीं सकती, ठीक है। तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि जो फंक्शन बनाया है उसने, ठीक है, जब ये मिनिमम हो रहा है, ये मैक्सिमम हो रहा है, तो y मिनिमम निकालने में आपको दिक्कत नहीं आ रही है। तो कम से कम कितना हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उसी वक्त आ रहा है लकीली 0 - 4, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू आपका कितना हो गया, -4 हो गया, ठीक है। नाउ y मैक्सिमम की तरफ आते हैं, तो y मैक्सिमम जब अपन निकालेंगे तो देखो ध्यान से, आपको बोला ये ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे बताओ ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 हो सकता है, 3 के आगे नहीं जाएगा, मॉड साइन एक्स का वैल्यू 1 के आगे नहीं जाएगा मतलब, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये 3 हुआ, और उसी वक्त लकीली क्या हो रहा है कि अगर साइन एक्स का मॉड 1 है, मतलब मॉड साइन एक्स आप 1 ले रहे हो, तो इसने पूरा 1 कंज्यूम कर लिया, तो कॉस एक्स को क्या होना पड़ेगा, अल्टीमेटली 0 होना पड़ेगा। तो लकीली क्या हो रहा है, जब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, ये अपने मिनिमम वैल्यू पे, तो आपको मौका मिल गया ज़्यादा से ज़्यादा में से कम 0 घटाने का। 4 × 0 मिनिमम 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना मिल गया आपको, 3। तो y मैक्सिमम 3 है, y मिनिमम जो है -4 है, तो रेंज क्या हो गया आपका, -4 से 3 हो गया, -4 से 3 हो गया। आई होप ये फंक्शन का रेंज भी आपको क्लियर है। थोड़ा सा हटके फंक्शन है, बट ठीक है, आप सोच सकते हो, ठीक है ना। जब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद आप सोच सकते हो, ठीक है। नाउ फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो ध्यान से, इसका आपको ग्राफ बनाना अभी फ़िलहाल तो नहीं आएगा भाई, cos 3x का बना लो, वही बड़ी बात है ना, cos 3x तो बना लोगे चलो, ठीक है, उसके सामने माइनस लगा के भी बना लोगे, 4 भी चलो बना सकते हो मान लो FOM2 के कॉन्सेप्ट यूज़ करके, बट थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट जाने वाला है, ठीक है ना।
अब देखो इसमें भी क्या y मिनिमम y मैक्सिमम आप सोच सकते हो, तो देखो ध्यान से y मिनिमम कब होगा, मुझे एक बात बताओ, ये 1 है और 1 के नीचे अगर मान लो y का मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई 4 माइनस कॉस 3x जो है ये हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि cos 3x का वैल्यू 4 के आगे तो जा ही नहीं सकता भाई। तो cos 3x का वैल्यू हमेशा कैसा है, आपको क्लियर है, -1 से 1 में आने वाला है, तो 4 माइनस कॉस 3x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताना कि y का मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा से बड़ा हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ यहाँ ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, तब अपने को y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब मुझे बताओ y का मिनिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा डिनोमिनेटर हो मतलब कैसे, आप सोच में पड़ जाओगे, तो सोच लिया होगा आपने, ठीक है ना। क्या सोचा होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा होना है डिनोमिनेटर को, तो 4 में से कम घटाओ, 4 में से अब ये कम से कम घटाओ, cos 3x का कम से कम वैल्यू है -1, तो 4 में से जब -1 घटाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिनोमिनेटर 5 बनेगा, राइट। तो y का मिनिमम वैल्यू आपको क्लियर है 1/5 हो गया, राइट। नेक्स्ट y का जब मैक्सिमम वैल्यू लगेगा आपको, तो आप बोलोगे भाई डिनोमिनेटर जो है कम से कम रखो, कम से कम रखो। डिनोमिनेटर अगर आप कम से कम रखोगे तो अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर पे आप लोग गए और डिनोमिनेटर पे आपने देखा कि 4 में से आप कुछ घटा रहे हो, 4 में से आप कुछ घटा रहे हो, तो आपने बोला कि भाई अगर डिनोमिनेटर को कम से कम रखना है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घटाओ, 4 में से ज़्यादा घटाओ, ठीक है। तो 4 में से ज़्यादा cos 3x का वैल्यू 1 हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घटा सकते हो, तो इसका मतलब y मैक्सिमम विल बी 1/4 माइनस 1, दैट इज़ 1/3। तो आपका मिनिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया, तो रेंज कैसे बोलोगे, मिनिमम से मैक्सिमम, दैट इज़ 1/5 से लेके 1/3 तक, ठीक है। आई होप आपको रेंज क्लियर है इस फंक्शन के भी, ठीक है। जहाँ ग्राफ नहीं वहाँ फिर ऐसे अपने लॉजिक लगाओ फंडे जो बचपन से करते हैं भाई, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो समझ में आता है आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ अब ये देखो ध्यान से, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ √8 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है x-2, ठीक है। ये वैसे मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है बट बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलो अब देखो जल्दी से कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन रेंज की जब बात करेंगे ना, तो कभी कभी आपको डोमेन का भी पहले आइडिया लेना पड़ता है भाई, कि भाई जैसे अभी तक मैंने आपको डोमेन का आइडिया इसीलिए नहीं लेने दिया क्योंकि ग्राफ वगैरह बनाकर ही आप लोग कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो बहुत मुश्किल आएगी, ग्राफ आपको बनाना इसका डिफ़िकल्ट जाएगा। तो देखो ऐसे जब खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, और पिछले भी क्वेश्चन में क्या था, देखो जब भी आप ये रिवाइज करोगे नोट्स तो देख लेना है, ऐसे फंक्शन है जहाँ आपको डोमेन की ज़रूरत ही नहीं थी भाई। आपको पता है साइन एक्स कॉस एक्स ये सारे फंक्शंस जो है ना, ये एक्स के हर वैल्यू के लिए मतलब डिफाइंड है, एक्सेप्ट tan x वगैरह, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वगैरह पे डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। इसका भी मैंने आपको डोमेन का पार्ट नहीं आने दिया क्योंकि आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है ln के सामने जाएगा तो क्या क्या आउटपुट देगा, ऐसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो गया कि ऐसा सीधा सीधा आपको फंक्शन दिख नहीं रहा है जो आपको नोन है। यहाँ पर क्या हो गया, रूट में 8 माइनस एक्स स्क्वायर रखा और नीचे x-2 रखा, ठीक है। तो ये कुछ अजीब फंक्शन है थोड़ा सा ln के सामने। तो पहले तो ln के सामने क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन किया आपने, तो क्वाड्रेटिक का रेंज आपको आता था इसलिए मैंने वहाँ से बता दिया, वहाँ मैंने आपको डोमेन को इंट्रोड्यूस नहीं कराने दिया कि भाई डोमेन भी चेक करो पहले, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं यहाँ डोमेन अगर चेक करूँ तो ये √8 माइनस एक्स स्क्वायर वाला बाबा क्या बोलेगा कि 8 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मैंने इक्वालिटी क्यों नहीं लगाई, तो भाई अगर वो इक्वालिटी लगाई तो ln के सामने क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चलता है, जो कि मुझे नहीं चलता है, ठीक है ना। 8 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन 0 हो जाएगा, तो x-2√2 इन ब्रैकेट x प्लस 2√2 लेस देन 0, तो इसका आ जाएगा आपका -2√2 से 2√2 तक x का वैल्यू, ठीक है। तो x का रेस्ट्रिक्शन आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब नीचे देखो ये तो रूट वाली हो गई, x-2 भी क्या बोलेगा भाई कि शुड नॉट बी 0, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 2,
x इज़ नॉट इक्वल टू 2। अच्छा, एक और बात कि भाई ln के सामने कुछ लिखा है तो √8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव। ln के सामने लिखा है तो पूरा एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, आपको तो पता है कि ये तो पॉजिटिव रहने वाला है, तो इसको ज़ीरो की तरफ भेज दो। 1 अपॉन x माइनस 2 अगर पॉजिटिव होना है तो बड़ी सिंपल बात है कि x माइनस 2 को पॉजिटिव होना है, तो x माइनस 2 को पॉजिटिव होना है तो x शुड बी ग्रेटर दैन 2। तो इसने ये बोला और इसने बोला -2√2 से 2√2। तो दोनों का अगर अपन सुनेंगे तो अपन क्या बोलेंगे भाई, कॉमन डोमेन जो है दैट इज़, कॉमन डोमेन मतलब पूरे फंक्शन की डोमेन x बिलोंग्स टू 2 से 2√2, राइट, ऐसा है। नाउ x अगर 2 से 2√2 में है तो अब ध्यान से समझना कि ln के सामने जो फंक्शन है उसके बारे में अपन देखो कैसे कोशिश करेंगे कि आउटपुट पैटर्न ऑब्जर्व करने की। ठीक है, आउटपुट का ln के सामने वाले फंक्शन की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं पहले थोड़ा सा ध्यान से x के कुछ वैल्यूज़ रख के बता रहा हूँ तो ध्यान से समझना। ठीक है, देखो 2 से 2√2 x के वैल्यू रखने वाले हो आप। ठीक है, मुझे इतना पता है। देखो 2.0000002 तो रख नहीं सकते ना, 2 पे तो ये हो जाएगा। ये जब ऐसा इन्फिनिटी तक लिखते रहो और जब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो मुझे बताना इस वैल्यू का क्या होगा, 0.0000000 ऐसा आएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मतलब बहुत छोटा आएगा। ठीक है, अब अगर x माइनस 2 का वैल्यू बहुत छोटा आएगा, ठीक है, और 2 पॉइंट पे इसका अगर अपन बात करेंगे न्यूमरेटर का तो ये 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर 4 के आसपास आएगा। ये 8 में से 4 घटाओगे तो न्यूमरेटर विल बी समथिंग लाइक, या ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये 3.99 से कुछ आएगा, मतलब फाइनाइट आएगा। और नीचे बहुत छोटा इन्फिनिटी तक ऐसे 0 लिखते रहो। तो मुझे बताना फाइनाइट अपॉन बहुत छोटा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, नाउ इतना तो आपको क्लियर है कि भाई ये जो ln के सामने वाला है इसका 2 से जैसे वैल्यू स्टार्ट होगा इसमें इनपुट जाना, तो भाई ln के सामने वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका आउटपुट इन्फिनिटी पे देगा। ठीक है, नाउ अब ध्यान से समझना, जैसे जैसे x का वैल्यू आगे बढ़ाओगे, 2 से x का वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे क्या होगा, देखो x का वैल्यू बढ़ेगा मतलब x स्क्वायर बढ़ेगा, x का वैल्यू बढ़ेगा मतलब x स्क्वायर बढ़ेगा। 8 में से ज़्यादा घटना चालू हो जाएगा। 8 में से x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बढ़ रहा है ना, तो 8 में से जो घटाने वाली क्वांटिटी वो बढ़ रही है, तो ज़्यादा घटा रहे हो तो न्यूमरेटर कैसा हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, जैसे जैसे x बढ़ेगा, ठीक है, x जैसे जैसे बढ़ेगा न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर विल डिक्रीज। न्यूमरेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब डिनोमिनेटर देखो, x जैसे जैसे बढ़ेगा, भाई ये बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो 2 उसमें से फिक्स नंबर घटा रहे हो तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना 2 से, डिनोमिनेटर बढ़ेगा। तो मुझे एक बात बताना, ये जो रेशो है इसका क्या होगा, न्यूमरेटर घट रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल अगर अपन बात करें तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो ln के सामने वाला आउटपुट जो आने वाला है वो ln के सामने मतलब ये जो भी वैल्यू छोड़ने वाला है ये धीरे धीरे कम करने वाला है। ठीक है, आपने देख लिया कि 2 के जस्ट आगे ये वाला फंक्शन क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है, ln के सामने वो इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है ना, अब जैसे जैसे x बढ़ेगा ln के सामने वाला घटना चालू हो जाएगा, तो इन्फिनिटी से घटते घटते कहाँ तक आएगा, अब ध्यान से समझना। ठीक है ना, ln के सामने ये इन्फिनिटी से घटते घटते कहाँ तक आएगा वो ध्यान से समझना। ठीक है, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे x बढ़ेगा ये ln के सामने वाला बाबा घटना चालू हो जाएगा वो रेशियो। ठीक है ना, चलो अब आपके पास x बढ़ाने का ऑप्शन बस 2√2 तक है, x बढ़ाने का ऑप्शन बस कहाँ तक है, 2√2 तक है। 2√2 पे क्या हो रहा होगा कि ये न्यूमरेटर जो है ये 0 के पास रहेगा। भाई 2√2 का एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं रखोगे, 2√2 के पहले तक रखोगे, तो 2√2 के पहले तक का स्क्वायर जो हो जाएगा 8 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो न्यूमरेटर जो है वो 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर अभी भी 2√2 - 2 ऐसा कुछ होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, तो 0 अपॉन कुछ फाइनाइट नंबर या बहुत छोटा अपॉन फाइनाइट नंबर, आप बोलोगे भाई ये जो रेशियो है बहुत छोटा आएगा,
तो बहुत क्लियर है, जब x का वैल्यू 2 होगा, 2 के पास रहेगा, तो ln के सामने क्या होगा, इन्फिनिटी पे रहेगा इनपुट, ठीक है। और जब 2√2 के जस्ट पास होगा तो ln के सामने क्या होगा, 0 से जस्ट आगे, मतलब 0 प्लस पे इनपुट रहेगा। तो रेंज कैसे बताओगे आप भाई? आपको इतना तो समझ में आ गया कि ln के सामने वाला जो है वो घटने वाला है, जैसे जैसे x बढ़ेगा। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा तो ln के सामने वाला घटेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग। ln के सामने इनपुट घटता जाएगा तो ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में आपको बताया, अगर ग्राफ ऐसे घटता है तो ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे मिलता है, ठीक है ना, आगे वाले मतलब, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलता है, पहले ही मिल चुका होता है। तो जो कंस्ट्रेंट होते हैं एक्स के वैल्यूज़ के, तो आपको पता है मिनिमा कहाँ मिलता है, मैक्सिमा कहाँ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलता है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि आगे उसको घटना होता है, तो मिनिमम वैल्यू बाद में जाके मिलता है आपको। इसका मतलब x का जो स्टार्टिंग वैल्यू 2, यहाँ पे ln इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू हो गया होगा, ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे रहता है, राइट। अच्छा, 2√2 बाउंड्री पॉइंट है अगला वाला, तो 2√2 पे क्या हो रहा होगा कि ln के सामने 0 प्लस जा रहा है। ln के सामने 0 प्लस मतलब कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो इसका जो रेंज है दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको रेंज क्लियर है। आर प्लस मतलब आर पूरा रियल नंबर्स का सेट इज उसका रेंज, ठीक है। चलो, एक खतरनाक क्वेश्चन था, पूरा टाइम ले लिया इसने अपना, बट ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, तो ऐसे ही क्या होगा, रेंज के क्वेश्चंस में वैरायटी रहेगी, सोचने का तरीका थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें बेशक बहुत प्रैक्टिस लगेगी रेंज निकालने के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो मॉड्यूल में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, प्लस जो अपने डीपीपीज आएंगे उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे रेंज के, तो आपको सब सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तभी कॉन्फिडेंस आएगा रेंज वाले क्वेश्चंस में, राइट। नेक्स्ट, अब अगला देखो सब टॉपिक क्या है, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। 5 एक नंबर का सब टॉपिक, ठीक है। देखो क्या बोलता है, द फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ। दो फंक्शन से एफ एंड जी, वो बोल रहा है दे आर इक्वल इफ, सबसे पहली बात, दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, डोमेन निकालना आपने सीख लिया। दोनों की रेंज भी सेम होनी चाहिए, रेंज निकालना भी आपने सीख लिया, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू शुड बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स का वैल्यू फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, देयर कॉमन डोमेन, दैट इज देयर ग्राफ्स शुड बी सेम, देयर ग्राफ्स शुड बी सेम। भाई दोनों की डोमेन तो सेम है, दोनों की डोमेन पहली बात सेम होनी चाहिए, तो उसी में से x के वैल्यूज आएंगे। तो मान लो f के डोमेन में मान लो 1 आता है, तो g के डोमेन में भी 1 आना चाहिए। तो जब अपन f ऑफ x में 1 इनपुट देंगे, तो ये वाला जो आउटपुट देगा और ये वाला जो आउटपुट देगा सेम आना चाहिए। मतलब एक तरीके से क्या है, उनके ग्राफ सेम बनने चाहिए, है ना, ग्राफ सेम होने चाहिए, कोइंसिडेंट होने चाहिए ग्राफ, तो अपन उनको बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है। डोमेन सेम, रेंज सेम, ग्राफ सेम, ठीक है। अब आप किसी के मन में सवाल आ रहा होगा, भाई डोमेन और रेंज अगर सेम है और ग्राफ सेम नहीं है तो बोलेंगे क्या, नहीं। तो देखो फिर ऐसे तो क्या हो जाएगा, भाई साइन एक्स है, साइन एक्स का डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर। कॉस एक्स है, उसका भी डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। साइन एक्स का रेंज -1 से 1 है, कॉस एक्स का रेंज -1 से 1 है। तो अगर अपन बस डोमेन रेंज चेक करके छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगी, फिर आपको साइन एक्स और कॉस एक्स को भी क्या बोलना पड़ेगा, आइडेंटिकल फंक्शन, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। तो थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि उनके ग्राफ सेम होने चाहिए, उनके ग्राफ सेम होने चाहिए, तो ही उनको अपन आइडेंटिकल फंक्शंस बोलते हैं। नाउ सबसे पहले अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल दिया है उसने ये दो फंक्शंस का, ठीक है, समझ लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू x/x², ठीक है। तो डोमेन कैसे डिसाइड होती है, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है कि डोमेन जो है एक्सप्रेशन को देख के डिसाइड होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन को देख के डिसाइड होता है डोमेन, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को जब अपन देखेंगे एफ ऑफ एक्स के 1/x, तो x नॉट इक्वल टू 0 बोलेंगे, भाई x सब हो सकता है लेकिन x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में x² है, तो फिर आप बोलोगे कि भाई x नॉट इक्वल टू 0,
बाकी एक्स कुछ भी हो सकता है। तो दोनों की डोमेन सेम है, पहले आपने डोमेन चेक कर ली ना, डोमेन चेक कर ली, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो तो इसमें एक्स ये कैंसिल आप कर सकते हो, तो जी ऑफ एक्स भी क्या बन गया, 1/x बन गया। तो y का वैल्यू जो आने वाला है जी ऑफ एक्स के केस में 1/x आने वाला है, और एफ ऑफ एक्स के केस में भी y का वैल्यू जो है वो 1/x आने वाला है। मतलब रेंज कैसी आने वाली, सेम आने वाली है। और ग्राफ भी कैसा बनने वाला है, सेम बनने वाला है, क्योंकि एक्सप्रेशन सेम बन रहा है आफ्टर सिंप्लीफाइंग, ठीक है ना। बट उसका ध्यान रखना है उसने, ठीक है ना, डोमेन का भी ध्यान रखना है, रेंज का भी ध्यान रखना है, और फिर ग्राफ सेम बनेगा, इसका भी ध्यान रखना है। तो आप मुझे बताओ कि y इज इक्वल टू इधर भी क्या है 1/x बना, तो x और y में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ भी x और y में है, तो अपन बोलेंगे कि ग्राफ भी सेम बनेगा, राइट। और डोमेन क्योंकि सेम है, ग्राफ भी सेम बनेगा। तो दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है ना, तो दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। एक्सप्रेशंस देख के अपन डिसाइड करेंगे डोमेन, और फिर रेंज कैसे चेक करते हैं आपको पता है, ठीक है। नाउ इस पर कुछ क्वेश्चंस है, वो देख लेते हैं फटाफट। चेक वेदर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शंस और नॉट। पहला वाला भाई, इसमें एक बात मैं पहले आपको बता देता हूँ, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, जैसा नहीं दिखता वैसा होता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि भाई यार ये तो आइडेंटिकल दिख रहा है, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। देखो कैसे, एफ ऑफ एक्स की बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स जो लिखा है आपके पास ln ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ln के सामने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है। जी ऑफ एक्स की अगर बात करूँ तो आपके सामने लिखा है 2ln x, ठीक है। नाउ पहले अपन, सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिकल है या नहीं चेक करना है, तो डोमेन चेक करना है। मुझे बताओ इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ। आप बोलोगे ln के सामने है तो बस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि इसके लिए बस आप बोलोगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स लेकिन x नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी ये डोमेन होगी। अब इसके लिए अगर आप डोमेन की बात करोगे, डोमेन ऑफ g, तो ln के सामने x दिख रहा है तो x ग्रेटर देन 0 बोलोगे आप, तो इसकी डोमेन होगी r प्लस, जबकि इसकी डोमेन है r में से बस 0 हटा दो, इसमें नेगेटिव नंबर भी इनपुट चलता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना कि डोमेन ही अलग अलग है, तो भाई ग्राफ जब बनाओगे, ये जी ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा ये पूरे नंबर लाइन पे 0 को छोड़ के बनेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। डोमेन चेक करते आपको आइडिया लग गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात बताता हूँ कि कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, मान लो देखते ही कि भाई ये 2 बाहर आ जाएगा और ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, खटाखट आइडेंटिकल पे टिक कर दिया, ठीक है। तो ये गलत है। तो ध्यान से समझना कि ln ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर आपको 2 बाहर निकालना है, अगर डिटेल में जाओगे तो देखो ध्यान से, ln ऑफ अगर एक्स स्क्वायर लिखा है, दिस शुड बी रिटन एज, अगर अच्छे से आप देखोगे तो 2 टाइम्स ln ऑफ मॉड एक्स। ln एक्स स्क्वायर इज 2 टाइम्स ln ऑफ मॉड एक्स। ये 2 बाहर निकालने का, लेकिन x के जगह फिर मॉड x लगाने का, ठीक है, क्योंकि इसमें x का वैल्यू नेगेटिव भी चलता, ठीक है। तो 2 टाइम्स ln ऑफ मॉड x, दिस इज द प्रॉपर एक्सप्रेशन फॉर ln एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है। अपन जब नए नए थे, 11th में छोटे छोटे बच्चे थे, तब अपन क्या करते थे, भाई ln एक्स क्यूब है, हाँ निकाल बाहर 3, है ना, ln एक्स रेस टू 2 है, निकाल बाहर 2, है ना, बिना सोचे समझे निकाल देते थे, क्योंकि वहाँ डोमेन का ऐसा होता था कि साथ में ln एक्स वही कहीं ना कहीं होता ही था आपका, तो वहाँ पे आपको इतना एक्स पॉजिटिव नेगेटिव का टेंशन नहीं था, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपका चल गया काम, क्योंकि वहाँ एग्जाम्पल भी वैसे सेट किए वाले रहते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। फंक्शंस में आ गए तो फंक्शंस बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को टॉपिक, ठीक है ना, और हो सकता है आपको भी लगेगा, बट अगर आप मॉड्यूल वगैरह अच्छे से कर लोगे तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है, अब देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ई रेस टू एक्स। पहले एफ ऑफ एक्स की अगर बात करेंगे तो ln के सामने ई रेस टू एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जी ऑफ एक्स की बात करेंगे तो ये ई रेस टू ln एक्स है। अब पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिकल की बात करने से पहले डोमेन, रेंज, ग्राफ सब चेक किया जाएगा, है ना। तो इसकी अगर डोमेन की बात करोगे आप, तो आपको क्या बोलना है भाई, ई रेस टू एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ln के सामने है तो, और एक्सपोनेंशियल का ऐसा कुछ तो होता नहीं, पावर में क्या आना चाहिए क्या नहीं, तो ठीक है, बस इतना सा। तो मुझे पता है कि x का वैल्यू कुछ भी रखूँ, ई रेस टू एक्स हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। आपको पता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, राइट। तो ये बोलेगा भाई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स,
x बिलोंग्स टू कैपिटल R। नाउ इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये एलन बाबा ही पहले बोल देगा कि भाई रखना तो बस x पॉजिटिव रखना है, उसके अलावा कुछ मत रखना, नहीं तो मैं डिफाइन ही नहीं होऊंगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। तो अगेन दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला भी क्या था, दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। सेकेंड वाला भी क्या है, नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। चलो अब थर्ड वाला ये जो क्वेश्चन है आप लोग करो, ठीक है, और मुझे बताना आइडेंटिकल है या नहीं है, ठीक है। अब कैसे बताओगे, बस ऑनेस्टली कर लो, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अब देखो ध्यान से। अब देखो tan x और 1/cot x, अगेन देखते ही लगेगा कि आइडेंटिकल है भाई, ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज है अपने। लेकिन अब देखो डिटेल में जाने का, दो फंक्शंस एक्सप्रेशंस पे से डिसाइड करेंगे अपन क्या बोलते हैं है या नहीं है आइडेंटिकल। तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, मुझे ज़रा इसकी डोमेन बताना टेन एक्स की। आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r, बस इसमें से अपन कौन हटाते हैं, कौन हटाते हैं रियल नंबर्स में से, जहाँ पर tan x नॉट डिफाइंड होता है, मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना, फिर 270 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, राइट, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कैसे लिखोगे, 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। r में से ये हटाने आपको 2n - 1 π/2, उनका कलेक्शन कर लेना मतलब, ठीक है ना। नाउ अगर अपन कॉटेक्स की बात करें, ये है देखो 1/cot x, तो अब डिनोमिनेटर में कॉटेक्स है, तो आप बोलोगे भाई कॉटेक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। नाउ एक बात बताना मुझे कि भाई अगर मैं x के जगह पे मान लो क्या रखता हूँ 0, x के जगह पे मैं क्या रखता हूँ मान लो 0, तो tan x को चलता है क्या, x = 0 जो है इसके डोमेन में है क्या, हाँ है। लेकिन क्या x = 0 आप cot x में रख सकते हो, नहीं भाई, cot x की खुद की अपनी डोमेन है। तो इसमें क्या है, x = 0 जो है आप रखोगे तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा ना, cot x = 0 पे डिफाइन ही नहीं होता है, तो g of x कहाँ से डिफाइन हो जाएगा, राइट। मतलब x = 0 इसके डोमेन में है और ये इसके डोमेन में नहीं है। तो आपको एक भी ऐसा x मिल गया जो डोमेन में नहीं है, यहाँ पर आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है ना। cot x नॉट इक्वल टू 0 वो भी कर सकते हो आगे, और आपको मतलब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है उसमें, बट उसके बिना ही मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई x = 0 पे ये डिफाइन हो रहा है tan x, और x = 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, यहीं पे डोमेन अलग अलग होगी। ऊपर वाले के डोमेन में 0 आता है, नीचे वाले के डोमेन में नहीं आता है, तो दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस, बात यहीं पे ख़त्म होगी, ठीक है, नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है। चलो आई होप ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। डोमेन वगैरह निकालते बैठना है तो निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, बट मैंने एक एग्जांपल देके बता दिया आपको, ठीक है। नाउ इसकी बात करते हैं, तो देखो ध्यान से, g of x sin x है, तो इसका डोमेन क्या है r, रेंज क्या है -1 से 1, ग्राफ भी आपको आता है। अब f of x की बात करते हैं, तो f of x में आया रूट में 1 - cos 2x विच कैन बी रिटन एज 2 sin square x अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और रूट sin square x नथिंग बट mod sin x। तो आपको बहुत क्लियर है कि f of x का जो आउटपुट है वो हमेशा कैसे आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। मतलब भाई डोमेन तो चलो सेम हो जाएगी कि भाई इसमें भी x बिलोंग्स टू r है, डोमेन जो है इसकी भी डोमेन x बिलोंग्स टू r है, लेकिन जो रेंज की बात आई तो इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 है, और इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 है। तो रेंज अलग अलग होने की वजह से आपको पता है ग्राफ भी अलग अलग हो जाएंगे, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है ना। तो क्लियर है रीज़न, ठीक है ना, कि भाई ये जो f of x है ये आपका mod sin x आने वाला है। तो एक्सप्रेशन देख के भी आप बता सकते हो कि भाई ये -1 से 1 रेंज है और इसकी रेंज 0 से 1 है, तो रेंज ही इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है। चलो आई होप ये भी आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है होमवर्क, अगेन बोल रहा हूँ, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और होमवर्क में है, ठीक है, अच्छे से करना और फिर मुझे अगले लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा इसको, तब तक आप आंसर बता सकते हो आइडेंटिकल है या नहीं है। नेक्स्ट अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ये अपन क्या है, इस पे क्या है, जब अपन पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस करने से ये स्ट्रांग होता है पार्ट और इस पे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, तो अपन इसको अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तब तक मैं होमवर्क ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा, उतना होमवर्क कर लेना। डोमेन रेंज का बहुत सारे क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में, अच्छे से कर लेना। नहीं भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है रेंज निकालना। डोमेन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको जितनी रेंज में आएगी, ठीक है। बट अब देखो हेवी टॉपिक्स है थोड़े, तो आपको उतना प्रैक्टिस, उतने पेशेंस रखना पड़ेगा, एफर्ट्स उतने लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। चलो बाय बाय तब तक।